हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, एबीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर 1 का पार्ट 4 देखेंगे जो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो चलिए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं आज के पार्ट जो हमें पढ़ने हैं, आज के जो टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, क्या है आपका आपका आज का जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, जिसे आप हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। समझिए, ये जो साइंटिस्ट थे, ये जो आपका फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग हैं, ये 1959 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने जो प्रोफेशनल्स हैं, लगभग 200 से ज्यादा प्रोफेशनल्स का इन्होंने इंटरव्यू किया था, इन्होंने उसका ऑब्जर्वेशंस किया और पाया कि क्या क्या चीजें जो है उनके साथ होती है, किस चीज से वो सेटिस्फाई होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, किस चीज से डिससेटिस्फाई होते हैं। ये सारी चीजों को एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद उन्होंने थ्योरी दिया जिसे ही टू फैक्टर थ्योरी बोला गया। अब टू फैक्टर थ्योरी क्यों दिया गया? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में दो एक फैक्टर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टाफ्स को। ठीक है, तो इसके बारे में ही उन्होंने बताया। अब क्या है टू फैक्टर, उसके बारे में देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि 1959 फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, अ साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरल साइंटिस्ट, आपको नहीं याद रखना है कि किस प्रकार के साइंटिस्ट हैं, प्रपोज्ड टू फैक्टर थ्योरी, जिसे आप सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कह सकते हैं, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसे अब याद रखिएगा, तीन नाम से इसे जाना जाता है। एक तो आपका हो गया सेटिस्फायर डिससेटिस्फायर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दूसरा हो गया मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, और एक इसके नाम के आधार पे ही हाइजेंसबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये तीन नाम से जाना जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है आगे देखते हैं। सर्टेन फैक्टर इन द वर्क प्लेस रिजल्ट इन जॉब सेटिस्फैक्शन, बट इफ अब्सेंट लीड टू नो सेटिस्फैक्शन। क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, कहीं वर्क प्लेस की बात करें, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जॉब में सेटिस्फैक्शन देता है एम्प्लॉय को, लेकिन वो फैक्टर जब नहीं होता है तो उसे सेटिस्फैक्शन नहीं देता है, नो सेटिस्फैक्शन। ठीक है, वेयर एज सम फैक्टर्स इन द वर्क प्लेस रिजल्ट डिससेटिस्फैक्शन, बट इफ प्रेजेंट लीड नो डिससेटिस्फैक्शन। ये क्या कह रहा है, पूरा मतलब क्या है, ये आगे हम देखते हैं। ये दो फैक्टर से तो समझिए, इन्होंने जो दो फैक्टर की बात कही है, एक तो है हाइजीन फैक्टर। ठीक है, अभी बताया ना कि दो फैक्टर के आधार पे उन्होंने देखा कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई होते हैं और डिससेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक फैक्टर के बारे में जो कहा उन्होंने, हाइजीन फैक्टर के बारे में कहा। हाइजीन फैक्टर को आप मेंटेनेंस फैक्टर और डिससेटिस्फायर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझिए। हाइजीन फैक्टर आर दोज those job factors which are essential for existence of motivations at workplace। एक ऐसा फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो वर्क प्लेस पे होना ही चाहिए। यदि नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है, यदि नहीं होता है तो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं क्या है, मोटिवेट नहीं होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है। लेकिन यदि वो होता है तो वो सेटिस्फाई होता है। These do not lead to positive satisfaction for long term, but if these factors are absent at workplace, then they lead to dissatisfaction। ये जो फैक्टर है, अभी बात करेंगे कौन कौन सी चीजें हैं वैसी। ये जो हाइजीन फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये यदि प्रेजेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत लंबे समय तक वो सेटिस्फैक्शन तो नहीं बढ़ा सकता है, लेकिन हाँ, नहीं होने के बाद आपका डिससेटिस्फैक्शन को जरूर वो बढ़ाता है। ठीक है, नेसेसरी टू मेंटेन एट रीजनेबल लेवल। ये जो हाइजीन फैक्टर होता है, एक लेवल तक मेंटेन करना जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशंस को, है ना, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉय। यदि इसमें कमी की जाती है, एनी डिक्रीज इन द लेवल विल डिससेटिस्फाई देम। तो अभी तक क्या समझा कि एक फैक्टर, जो दो फैक्टर की बात यहां करने वाले हैं, जो हर्ट्जबर्ग्स के टू फैक्टर थ्योरी है, उसमें से एक फैक्टर है आपका हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर क्या होता है कि ये नेसेसरी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में मेंटेन करना एक लेवल तक। यदि आप नहीं मेंटेन करते हैं, मतलब नहीं अवेलेबल होता है वो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं वो आपका डिससेटिस्फाई करता है एम्प्लॉय को। ठीक है, वर्कर को डिससेटिस्फाई करता है। लेकिन यदि आप मेंटेन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उस लेवल से ज्यादा भी मेंटेन करते हैं तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि डिक्रीज करते हैं
तो प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब ये कौन कौन से फैक्टर हैं समझिए। द हाइजीन फैक्टर सिंबलाइज्ड द फिजियोलॉजिकल, जिसे एक्सट्रिंसिक कहते हैं, मींस ऐसे फैक्टर्स हैं, ये हाइजीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो फिजियोलॉजिकल, जो बाहर की चीजें हैं, वो सारी चीजें जरूरतों को ये दर्शाता है, जिसे एक्सट्रिंसिक, जो बाहर की चीजों को सेटिस्फाई करता है, बाहर चीजें से, है ना, जो एक्सटर्नल जो सेटिस्फैक्शन है वो देता है। जैसे नीड विच द इंडिविजुअल्स वांटेड एंड एक्सपेक्टेड टू बी फुलफिल्ड, जो लोग सोचते हैं, जो वर्कर सोचते हैं, जो एम्प्लॉय सोचते हैं कि ये चीजें तो होना ही चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना। जैसे हाइजीन फैक्टर इंक्लूड स्टेटस, आप मान लीजिए कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें एक स्टेटस मिलना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए, सैलरी तो मिलनी ही चाहिए, फ्रिंज बेनिफिट, कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट मिलना चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, है ना, अच्छे इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आसपास में जो है सो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशनशिप में काम करें, है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा हो। ठीक है, पर्सनल लाइफ आपकी ठीक हो, दैट डू नॉट मोटिवेट, ये लोगों को मोटिवेट बहुत ज्यादा तो नहीं करता है। क्यों मोटिवेट नहीं करता है? क्योंकि ये सब नेसेसरी चीजें हैं, ये तो होना ही चाहिए। तो आप यदि दे रहे हैं, ठीक है, मोटिवेट तो नहीं करेगा इंप्लॉय को बहुत ज्यादा, लेकिन इफ प्रजेंट, यदि प्रजेंट है मोटिवेट तो नहीं करेगा, बट इफ अब्सेंट रिजल्ट इन डीमोटिवेशन। लेकिन यदि ये सब चीजें नहीं होती है, क्या चीजें, जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलना ही चाहिए, कुछ एक्सटर्नल बेनिफिट आपको मिलना ही चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छा ही होना ही चाहिए, तो ये सारी चीजों को जो मैंने अभी बताया, ये सब चीज होना जरूरी है। यदि नहीं होता है तो डीमोटिवेट जरूर करेगा, और होता है तो जरूरी नहीं है वो मोटिवेट करेगा, एक सर्टेन लेवल तक है तो वो मोटिवेट नहीं करेगा, उससे ज्यादा भी आप दे रहे हैं तो मोटिवेट बहुत ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन यदि नहीं है तो डीमोटिवेट जरूर करेगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया? हाइजीन फैक्टर जो है, इससे क्या समझ में आया कि एक ऐसा फैक्टर है जो एक लेवल तक होना जरूरी है, यदि नहीं होता है तो वो डिमोटिवेशन का कारण बनता है। अब इसमें आपका एग्जांपल पूछ सकता है कि इसमें कौन से जो है सो आपके हाइजीन फैक्टर हैं, तो याद रखिएगा, स्टेटस हो गया, है ना, जॉब सिक्योरिटी है, सैलरी है, फ्रिंज बेनिफिट है, वर्किंग कंडीशंस है, इंटरपर्सनल रिलेशंस है, पर्सनल लाइफ है, ये सारी चीजें जो है वो जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में यदि कोई काम करता है तो ये सारी चीजों का एक्सपेक्टेशन तो उसे रहता ही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं क्या? हाइजीन फैक्टर। अब देखते हैं मोटिवेशनल फैक्टर क्या कहता है। दो फैक्टर के बारे में बोला था ना कि हर्ट्जबर्ग थ्योरी जो है वो टू फैक्टर थ्योरी क्यों बोला जाता है, कि इन्होंने दो फैक्टर्स की बात कही थी। एक तो हाइजीन फैक्टर हमने देख लिया, दूसरा है मोटिवेशनल फैक्टर, जिसे आप सेटिस्फायर और इंट्रिंसिक भी कहते हैं। इंट्रिंसिक यहां पे क्यों? क्योंकि ये जो सेटिस्फैक्शन देता है ना, वो अंदर से, इंप्लॉय के अंदर से ये सेटिस्फैक्शन आता है, ये बाहर की चीजें नहीं है, ये अंदर की चीजें हैं, इंप्लॉय के अंदर की बात है। ठीक है, अंदर की बात कहने का मतलब वो इंटरनली वो सेटिस्फाई करता है इंप्लॉय को। ठीक है, तो इसे आप मोटिवेशनल फैक्टर भी कहते हैं और सेटिस्फायर के नाम से भी जानते हैं। ये आपका किस प्रकार का फैक्टर है? इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है इंप्लॉय की। ठीक है, अंतरात्मा की उसकी जो होती है सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन है। देखिए, द मोटिवेशनल फैक्टर यील्ड पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन, मींस यदि ये फैक्टर अवेलेबल होते हैं, अब क्या क्या चीजें आती है हम देखेंगे आगे, लेकिन यदि मोटिवेशनल फैक्टर होता है, अवेलेबल होता है ना, यदि प्रोवाइड किया जाता है, तो ये पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन देता है इंप्लॉय को। दीज फैक्टर मोटिवेट द इंप्लॉय फॉर सुपीरियर परफॉर्मेंस, और अच्छा काम करने के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड सेटिस्फायर, और ये सारे फैक्टर्स सेटिस्फायर कहलाते हैं। ठीक है, इंप्लॉयज फाइंड दीज फैक्टर इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग, वही बोल रहा इंट्रिंसिकली जो है सो अंदर की जो उसका सेटिस्फैक्शन है वो आता है। Any decrease in the motivation factor will not affect the satisfaction level, but any increase in the factor will satisfy the employee। यहां भी वही दो चीजें हैं कि यदि ये फैक्टर अवेलेबल होते हैं तो इंप्लॉय को वो क्या है, मोटिवेट करेगा, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा उसे, लेकिन नहीं रहता है तो उसे डीमोटिवेट नहीं करेगा, है ना। इफ नॉट अफेक्ट, क्या है कि एनी डिक्रीज इन द मोटिवेशन फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द सेटिस्फैक्शन। यदि आप नहीं भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है, डिससेटिस्फाई तो नहीं होगा,
कहने का मतलब है मोटिवेशन लेवल कम तो नहीं होगा, लेकिन यदि आप उसमें प्रेजेंट है, वो फैक्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट है, तो एम्प्लॉय को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, पॉजिटिव मोटिवेशन से मिलेगा। अब कौन कौन सी चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखें, अचीवमेंट, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन में कहीं काम करने के लिए गया, तो जनरली क्या होता है, अचीवमेंट के बारे में, ग्रोथ के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में, चैलेंजिंग वर्क के बारे में, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजों को सोच करके वो नहीं ही जाता है, ठीक है। मेन क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जैसे कहीं जॉब करने जा रहा है तो एक सिंपल सा स्टेटस उसको जरूर मिलेगा, है ना, जॉब की सिक्योरिटी होगी, सैलरी मिलेगी, फ्रिंज बेनिफिट मिलेगी, ये सारी चीजें जो इंट्रिंसिक नहीं है, मतलब एक्सट्रिंसिक चीजें हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब जो फिजियोलॉजिकल है, बाहर की चीजें हैं, ठीक है, जिससे क्या है उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो तो आपका हाइजीन फैक्टर में आ गया। लेकिन यहां पे यदि बात करें मोटिवेशनल फैक्टर की, तो उसमें ग्रोथ के बारे में सोचता है, यदि ग्रोथ है तो फिर क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ मिल रहा है उसे, तो क्या होगा कि वो पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन उसे मिलेगा, है ना, अचीवमेंट उसमें है ज्यादा, अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, तो वैसे केस में चैलेंजिंग वर्क दिए। चैलेंजिंग वर्क कब दिया जा रहा है, जब लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि अच्छा काम कर सकता है, तो चैलेंजिंग वर्क दिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, ठीक है, रिकॉग्निशन मिल रहा है उसे, पहचान मिल रहा है, एक अच्छा सा पहचान मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए जॉब एक स्टेटस के बारे में पढ़ा था, जो हाइजीन फैक्टर है उसमें स्टेटस था। स्टेटस मींस क्या है कि हाँ, एक छोटा सा टर्म है कि स्टेटस थोड़ा सा मिल गया, कि हाँ इसमें आप बैंक में काम कर रहे हैं, तो हाँ एक बैंक में काम कर रहा है, थोड़ा सा स्टेटस मिल गया। रिकॉग्निशन मींस ये ब्रॉड टर्म है, ये ज्यादा आपका वाइडर टर्म है, तो रिकॉग्निशन मिलना मींस क्या हो गया कि आपका मोटिवेशनल फैक्टर है, ठीक है। ये सारे पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन का कारण बनते हैं। अब देखिए ये यदि आपका नहीं है, मान लीजिए चैलेंजिंग वर्क नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप डिमोटिवेट नहीं होते हैं। लेकिन यदि ये सब चीजें मिलती है, तो आप क्या है, मोटिवेट जरूर होते हैं। समझ में आ गया। तो यही था आपका टू फैक्टर्स, उसमें एक मोटिवेशनल फैक्टर था और एक आपका हाइजीन फैक्टर था, इसे जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब आपका आया मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। अभी तक आपने क्या देखा था, इससे पहले हम लोग न्यू क्लासिकल थ्योरी पढ़ रहे थे, उससे भी पहले हमने क्या पढ़ा, क्लासिकल थ्योरी पढ़ा। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। अब ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में से हम कुछ जो थ्योरी दिए गए हैं वो देखेंगे। मॉडर्न मैनेजमेंट मतलब जो अभी मैक्सिमम इसका यूज किया जाता है, इस प्रकार की जो थ्योरी होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, इसलिए ये है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। उसमें से आपका है क्वांटिटेटिव स्कूल्स और मैनेजमेंट साइंस। मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में से फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव स्कूल्स एंड मैनेजमेंट साइंस। क्या कहता है इसमें, देखिए इस प्रकार की जो थ्योरी है तो साइंटिफिकली होता है, साइंटिफिकली मतलब एक तरह से व्यू होता है इसका, साइंटिफिक व्यू होता है, ठीक है। द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक लेड डाउन बाय फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, मैंने बताया था इसका नाम पहले भी आया था, FW टेलर, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी इन्होंने दिया है। मैनेजमेंट इज स्टडीड एज अ साइंस अंडर दिस अप्रोच। जो मैनेजमेंट है उसको एक साइंस के तौर पे, है ना, एक साइंस के तौर पे इसका स्टडी को किया जाता है। FW टेलर के द्वारा ये थ्योरी दिया गया, with special emphasis on operations and management information system। और यहां जो स्टडी किया जाता है इस थ्योरी के बारे में जो बताया गया है कि ये ऑपरेशनल व्यू देता है, मींस ये प्रैक्टिकल व्यू, ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल व्यू देता है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के आधार पे ये थ्योरी को दिया जाता है कि जो भी चीजें हैं वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, ये सारी चीजों को यहां पे ये बताता है। This emphasis use of mathematical and statistical model for finding solutions of managerial problems। और यहां पे जो ये थ्योरी के बारे में जो बताया था कि मैथमेटिकली इसे देखा जाता है, जो चीजें हैं से कितना हम वर्क फोर्स लगा रहे हैं, उसके कितने खर्चे पड़ रहे हैं, उसका कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना वो हमें आउटपुट दे रहा है, ये सारी चीजें मैथमेटिकली क्या किया जाता है कि देखा जाता है। कहने का मतलब कोई भी चीज को सिर्फ हम थ्योरी के रूप में नहीं प्रेजेंट करते हैं, यहाँ मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है, साइंटिफिकली प्रूव किया जाता है कि जो चीजें हो रही है वो किस प्रकार से काम कर रही है। तो ये थ्योरी आपका हो गया क्वांटिटेटिव स्कूल्स और मैनेजमेंट साइंस, इसको बोला जाता है। किसने दिया, ये FW टेलर ने दिया है, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट है आपका द सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सिस्टम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, इस वर्ड को पकड़िए, सिस्टम को। सिस्टम्स जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एक सिस्टम के रूप में काम करता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इंटरनल जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं, वो आपके बाहर के जो डिपार्टमेंट है, वो ये सारी चीजों को कंसीडर करके चलना होता है, ठीक है। दिस अप्रोच थॉट्स वाज प्रोफाउंडेड बाय डेनियल कार्ज, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एंड लुडविग वॉन बर्टन लैफी, an Australian biologist. They advocated the concept of management being an open system. ये open system के रूप में इन्होंने बताया इसको, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं which is required to interact with the environment constantly for getting resources which are both valuable and limited. कि जो एक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, वो आपका ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम मींस ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको सिर्फ अपने से मतलब है, उसको बाहर की चीजों से भी मतलब होता है। इसी वजह से जो ये थ्योरी है ये बताता है कि ये ओपन सिस्टम होता है, बाहर के चीजों से भी और वो इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसलिए इस अप्रोच में बाहर की चीजों को भी कंसीडर करके चलना होता है, ठीक है। तो ये जो चीज कह रहा है ये कौन कहता है, सिस्टम स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट कहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। कंटिजेंसी मींस क्या होता है कि हर जगह एक जैसा आप अप्रोच यदि लगाते हैं, एक जैसा अप्रोच यदि रहता है तो वो काम नहीं करता। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग लीडरशिप का जो टेक्निक है वो काम करता है, अलग अलग स्टाइल होता है लीडरशिप का, वो या आपका वहां पे काम करता है। एक प्रकार के लीडरशिप आपके काम नहीं करते हैं, एक प्रकार के अप्रोच काम नहीं करते हैं, जो बोला गया है किसमें, कंटिजेंसी मॉडल ऑफ मैनेजमेंट में, ठीक है। देखिए द बेस्ट or the optimal way of management shall always depend or be contingent on the internal and external environment. ठीक है, क्या है कि the best और the optimal way of management है ना, सबसे अच्छा तरीका जो होता है क्या मैनेजमेंट का है, वो आपका टू बी कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट मीन्स होता है कि अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है, वो आपका अलग अलग तरीके का हो सकता है। इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो, या तो अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की बात करें, तो आपका लीडरशिप की जो क्वालिटी है, लीडरशिप का जो तरीका है, वो आपका बेस्ट वही होगा कि एक अलग अलग सिचुएशंस में आप किस प्रकार से डील करते हैं और ऑप्टिमम रिजल्ट आप प्राप्त करते हैं। इन अदर वर्ड देयर कैन नॉट बी अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टू वेरियस बिजनेस सिचुएशन फेस्ड बाय द मैनेजमेंट। क्या कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड कि सारे सिचुएशन में एक जैसा आपका लीडरशिप स्टाइल चलेगा, एक जैसा थॉट चलेगा, ये नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं होता है। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग आपका लीडरशिप स्टाइल काम करता है। ईच लीडर माइट डील विद द सेम सिचुएशंस इन डिफरेंट वे। बहुत ऐसे लीडर हैं जो एक ही सिचुएशंस में, है ना, सेम सिचुएशंस में डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर लीडरशिप स्टाइल। कुछ ऐसे होते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग स्टाइल्स अपना फॉलो करते हैं लीडरशिप के, तो ये डिपेंड करता है लीडरशिप स्टाइल पे, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है कि किस प्रकार से वो सिचुएशन को हैंडल करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है आपको, यहां ये समझ में आ रहा है कि कॉन्टिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशंस के आधार पे अलग अलग उसका लीडरशिप स्टाइल हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं है, कोई स्टैंडर्ड लीडरशिप स्टाइल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसी के आधार पे ये जो बोला गया कि सिचुएशनल मींस आपका अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग स्टाइल होते हैं, उसके आधार पे दो रिसर्च किए गए, ठीक है। Studied on behaviors of leaders were conducted in 1950s by researchers in Ohio State University। एक आपका ये यूनिवर्सिटी है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, यहां पे रिसर्च किए गए, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो आपका यहां पे रिसर्च किए गए, दो स्टडीज किए गए, ठीक है। अब उसमें क्या पाया गया कि किस प्रकार की चीजें होती है अलग अलग सिचुएशंस में। द फाइंडिंग ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम बोथ यूनिवर्सिटी, दोनों से क्या प्राप्त हुआ, दोनों जगह से हाउ सिमिलर, सेम चीजें प्राप्त हुई। सेम चीजें कैसे, वी आर गिवन डिफरेंट नेम्स, नाम अलग अलग दिए गए हैं, अभी हम ये नीचे जो चार्ट है इसमें देखेंगे, विच इज डिटेल बिलो।
contingency theory is criticized for failure for not providing same standard principle and procedures to be applied in a specific situation। ये दो यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो स्टडी किए गए हैं इसमें सेम चीजें आई दोनों में, नाम अलग अलग है, चीजें सेम है, तो सेम थॉट्स आए, लेकिन इस थ्योरी का ये जो कंटिजेंसी थ्योरी है, ये जो स्टडी किए गए उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है कि किसी स्पेशल आपका सिचुएशंस के लिए कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बताया उन्होंने, ठीक है, वो स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए स्पेसिफिक चीजें उन्होंने नहीं बताई, ठीक है, स्पेशल थॉट नहीं बताया, एक जनरल व्यू दिया उन्होंने, तो इसी वजह से इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन हमें देखना है कि ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी का जो फाइंडिंग था वो क्या था और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का फाइंडिंग था वो क्या था। तो समझिए दो फाइंडिंग्स यहां पे आपके ओहियो स्टेट के द्वारा भी दिया गया। फर्स्ट आपका है कंसीडरेशंस लीडर बिहेवियर्स और सेकेंड आपका है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लीडर्स बिहेवियर, ठीक है। ये दो जो फाइंडिंग्स है इसके बारे में आपको देखना है। समझिए क्या कह रहा है कि जो सिचुएशंस है उसके आधार पे दो लीडरशिप आते हैं, उसमें से एक आपका बोल रहा है कंसीडरेशंस लीडर बिहेवियर। मीन्स क्या है कि यहां पे इंप्लॉय को आप कंसीडर करते हैं, कंसीडर कहने मतलब इंप्लॉय के फेवर में आप सोचते हैं, इस प्रकार की जो फाइंडिंग्स आई उसमें। बिलीव्स इन बिल्डिंग गुड रिलेशंस विद सबऑर्डिनेट, आप लोगों के साथ अच्छे से रिलेशंस बना करके काम करते हैं। एंड हैविंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, एक दूसरे के साथ आप अच्छे रिलेशंस बना करके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा माहौल बना करके रखते हैं। एक तो आपका ये लीडरशिप स्टाइल होता है। शो सपोर्ट एंड कंसर्न फॉर पीपल, आप उसे हेल्प करते हैं, उनका जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसे भी देखते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सारी चीजों को आप कंसीडर करते हैं। तो एक तो लीडरशिप स्टाइल उन्होंने ये कहा, वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है जिसमें एम्प्लॉय के बारे में, स्टाफ के बारे में सोचा जाता है, उसके फेवर में काम किया जाता है, ये आपका है कंसीडरेशन लीडर्स बिहेवियर, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि वैसे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा फाइंडिंग जिसमें से सब ऑर्डिनेट का इंटरपर्सनल रिलेशंस वगैरह सारी चीजों को देखा जाता है, वो किस प्रकार के लीडर स्टाइल है, वो आपका कंसीडरेशन लीडर बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लीडर बिहेवियर। यहां पे क्या है, कामों को डिवाइड किया जाता है, कामों को ऑर्डर किया जाता है, बांटा जाता है, ठीक है, इनिशिएट किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड किया जाता है वर्क को। तो ये जो एक बिहेवियर है ये आपका सेकेंड फाइंडिंग्स है ना। तो इसमें क्या होता है कि बिलीव्स इन प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर प्लानिंग, एक प्लान प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। शेड्यूलिंग एंड अलाइनिंग डिफरेंट रोल असाइन किया जाता है, कौन क्या करेगा नहीं करेगा, मतलब ऑर्डर देने की बात होती है। विद द टास्क कंप्लीशंस एंड अटेनमेंट ऑफ बिजनेस गोल्स इन माइंड, बिजनेस का क्या गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, बिजनेस में क्या अचीव करना है, उस चीज को माइंड में रखते हुए क्या है कि वो वर्क को अलॉट करते हैं। मींस यहाँ पे एक तरह से ऑर्डर की बात होती है, ऑर्डर देने का काम करता है। और इससे पहले कंसिडरेशंस में क्या होता है कि साथ में मिल करके और काम करने की बात होती है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये आपको दो फाइंडिंग समझ में आ गए होंगे। यदि ये फाइंडिंग्स आपके दो समझ में आ गए हैं तो आपका यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा भी इसी प्रकार के फाइंडिंग यहां भी आए हैं, नाम अलग है लेकिन सेम चीजें हैं। जैसे देखिए, लेकिन यहां नाम क्या है, रिलेशन ओरिएंटेड बिहेवियर। यदि पूछा जाए आपको कि रिलेशन ओरिएंटेड बिहेवियर किसके फाइंडिंग्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की या ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी की, आपको क्या बताना है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, रिलेशन ओरिएंटेड बिहेवियर के तहत ये क्या कहते हैं कि इनकरेजेज सोशल इंटरेक्शंस, यहां पे भी वही है, सोशल इंटरेक्शंस की बात करते हैं, एक दूसरे से के बीच इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात करते हैं। ये जो स्टाइल है काम करने का वो इस प्रकार के काम है कि इंटरपर्सनल रिलेशन जो है, सोशल इंटरेक्शन जो है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। इन्वॉल्व म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, एक दूसरे के साथ ट्रस्ट को देखा जाता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट किए जाते हैं। इम्पावर
पीपल, पीपल को एम्पावर किया जाता है, मीन्स लोग को बढ़ाया जाता है, उसको सक्षम बनाया जाता है काम करने के लिए, उसके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी चीजों को कहां पे देखा गया, रिलेशन ओरिएंटेड बिहेवियर में। तो आप देख रहे हैं यहां पे जो अभी आप ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ फाइंडिंग्स जो पढ़ा था आपने, इसमें भी वही सारी चीजें हैं, यहां भी वही सारी चीजें। देखिए एक चीज यहां पे आपको मैं बता दूं, नाम आपका भले ही आपका अलग है, यहां पे क्या है, रिलेशंस ओरिएंटेड बिहेवियर, यहां पे है कंसिडरेशंस लीडर बिहेवियर। नाम अलग है, यदि पूछा जाएगा कि किसके द्वारा, ये तो आप बता देंगे, लेकिन इसके जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। हो सकता है कि आपका ये वर्ड आपका इम्पावर पीपुल का यहां वर्ड ना दे करके आपको इसमें दे दिया जाए, कि आपको यहां पे दे दिया जाए, जैसे दे दिया जाए कि इम्पावर पीपुल, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कंसिडरेशन लीडर बिहेवियर की है या इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लीडर बिहेवियर की, और ये यहां पे आपका नहीं दिया जाए तो आपको यहां पे क्या मारना है, कंसिडरेशन लीडर बिहेवियर, क्योंकि वर्ड आपका अलग अलग हो सकता है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है, वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए जो इसी का शिकागो की जो फाइंडिंग है, सेकेंड फाइंडिंग, वो है टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर, मींस टास्क पे ज्यादा इसमें जोर दिया जाता है, जैसा कि इसमें दिया जाता था इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लीडर बिहेवियर में। तो क्या कहता है, और ये टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर में कि डिफाइंस स्ट्रक्चर एंड बिजनेस गोल्स, यहां भी बिजनेस का गोल क्या है उसको डिफाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है, कामों का बंटवारा किया जाता है, लोग को रोल असाइन किए जाते हैं, है ना। मींस यहां भी जो है सो कहीं ना कहीं आपका सिर्फ ऑर्डर देने की बात होती है। इम्फेसिस प्लानिंग, प्लानिंग पे जोर दिया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजों को। डिफाइंस प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किस काम का क्या प्रायोरिटी है, किस वर्कर को क्या काम देना है, ये सारी चीजों की प्रायोरिटी देखा जाता है। हैज अ मॉडल फॉर रिवार्डिंग एंड पनिशिंग, और फिर किसको क्या पनिश किया जाएगा, क्या रिवार्ड किया जाएगा, कैसा काम करेगा उसके आधार पे, तो ये सारी चीजों को देखा जाता है टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर में। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट फाइंडिंग है दोनों की, वो आपका एम्प्लॉय के कंसर्न में है, लेकिन आपका जो सेकंड फाइंडिंग ये दोनों की है, ये आपका टास्क ओरिएंटेड है, टास्क के बारे में सोचा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा जाता है, एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचा जाता है। ठीक है, तो ये दो फाइंडिंग समझ आ गए होंगे, ओहियो स्टेट और आपका शिकागो की, समझ में आ रहा है, तो ये चीजें आप याद रखिए। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं द कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ये क्या होता है इसके बारे में समझिए। कंटेम्प्रेरी, समकालीन, आज के टाइम में किस प्रकार की चीजें जो है सो ज्यादा यूज की जाती है वो सारी, हालांकि इससे पहले भी जो पढ़ा था वो भी क्या था आपका मॉडर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स ही है। तो कंटेम्प्रेरी स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या देखा जाता है कि मैनेजमेंट थ्योरी कंटिन्यू टू advance because of constant evolutions of business practices and management techniques, especially in the wake of technology advancement. Further continues as research is giving rise to new approaches to management. ठीक है, अलग अलग चीजें का क्या हो रहा है, अलग अलग टेक्निक मार्केट में आ रहे हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ठीक है, इवोल्यूशन हो रहे हैं नई नई चीजों का। तो ये सारी चीजों को मेंटेन करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाने की जो बात होती है, बिजनेस को ये सब चीजों को लेकर के नए नए रिसर्च करना, नए नए टेक्निक को अपनाना, है ना, ये सारी चीजें देखा जाता है कहां पे, आपका कंटेम्प्रेरी स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट में। लेकिन कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में जो कॉन्सेप्ट है वो दो कॉन्सेप्ट पे निर्भर करता है, दो कॉन्सेप्ट इसमें आपके अपनाए जाते हैं। एक तो है आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और दूसरा है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट को कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अपनाए जाते हैं। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल मीन्स तो समझ ही रहे हैं कि मीन्स आपके सारे सारे स्टाफ जो है, मैनेजमेंट स्टाफ जो है वो सारे मिलके काम करते हैं, क्वालिटी पे ज्यादा जोर देते हैं, और मैनेजमेंट का जो मतलब पर्सपेक्टिव होता है ये क्या है, क्वालिटी पे ज्यादा निर्भर करता है, क्वालिटी की चीजें ज्यादा फोकस की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये कब आया था, जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जापान के द्वारा ये चीज को इनिशिएट किया गया था।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जापान का रेपुटेशन को सुधारने के लिए वहां पे जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है उसमें ये क्या मतलब ये थिंकिंग आया कि हम चीजों को ऐसे ढंग से प्रेजेंट करें लोगों के पास, दूसरे देशों के पास, ताकि क्वालिटी में कोई हमें कमी ना हो और हमें फिर से रिकॉग्निशन वो चीज मिल पाए। ठीक है, तो इसलिए आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के द्वारा इस चीज को इनिशिएट किया गया। अब इसमें क्या होता है, टोटल क्वालिटी मींस हर तरह से आप अच्छी चीजों को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं लोगों के पास। तो ये सारी चीजों को आप कैसे कर सकते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप कैसे ला सकते हैं, चीजों को कैसे अच्छे से अच्छी चीजों को कैसे प्रेजेंट कर पाते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, अपने कस्टमर के पास। तो इसके लिए चाहिए एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय जितने भी हैं वो सारे का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। कस्टमर फोकस, कस्टमर को ध्यान में रख करके चीजों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उसमें कहीं कमियां नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजों को करेंगे तो आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को क्या कर सकते हैं, इसकी जो थिंकिंग है उसे आप फुलफिल कर पाएंगे। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, आपका जो मॉनिटरिंग होगा वो आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना चाहिए चीजों का कि किस प्रकार से कहीं कमी तो नहीं रह गई है, उसमें हमेशा जो है सो क्वालिटी में इन्हांसमेंट की बात होनी चाहिए। यदि ये सारी चीजें होती है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर फोकस, स्टैंडर्डाइजेशन, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो फुलफिल होता है। Three main contributors to the total quality management approach were Deming, Juran and Crosby। ये तीन जो थिंकर थे, इन्होंने दिया था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट को। लेकिन ये जो आपके डेमिंग है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को दिया था। विलियम एडवर्ड डेमिंग इसका पूरा नाम है। ये अपने बुक आउट ऑफ क्राइसिस में 14 प्रिंसिपल्स को दिया, 14 प्रिंसिपल को दिया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। उसमें से पहला क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ पर्पस, ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो क्वालिटी है, चीजों को आप प्रेजेंट करने का, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए, कंटिन्यू क्वालिटी आपका मेंटेन होना चाहिए। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या करता है कि एडॉप्शन ऑफ द न्यू फिलॉसफी, नई नई चीजों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, नई नई चीजें जो टेक्निक आ रही है वो सब चीजों को अपनाना पड़ेगा। तो एडॉप्शन ऑफ न्यू फिलॉसफी भी जरूरी है, तभी आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, एक बेटर प्रोडक्ट को, एक बेटर सर्विस को प्रोवाइड कर पाएंगे। सीजिंग डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शंस क्या कह रहा है कि सिर्फ चीजों में जो खामियां हैं उसको उजागर करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ उसको इंस्पेक्ट करने से काम नहीं चलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। तो सीजिंग डिपेंडेंसी, सिर्फ आप उस चीज को, खामियों को उजागर करके आप काम नहीं कर सकते हैं, उसको सुधारने की भी बात होनी चाहिए। तो ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसका प्रिंसिपल जो है। फोर्थ प्रिंसिपल है कि स्टॉपिंग लोवेस्ट बिड सिस्टम, या तो दूसरा कह सकते हैं यूज अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम। लोवेस्ट बिड सिस्टम क्या है कि आपके सप्लायर है, तो ये कोशिश नहीं होना चाहिए कि सबसे कम रेट पे हमें कहां चीजें मिलेगी, ऐसा नहीं सोचना है। क्वालिटी को मैनेज करने के लिए आपको लोवेस्ट बिड सिस्टम नहीं अपनाना पड़ेगा, मतलब कहां पे कम चीजें हमें मिलेगी ये नहीं सोचना पड़ेगा, बेटर चीजें कहां मिलेगी उसके बारे में आपको सोचना है। इसलिए यूज अ सिंगल सप्लायर मींस, आप ये जो कॉन्सेप्ट है यूज अ सिंगल सप्लायर फॉर एनी वन आइटम, मतलब हो गया कि कम सप्लायर रखिए और वो चीजों को कंटिन्यू वहां से आप अपने बिजनेस में ले सकते हैं और फिर से अपनी सर्विस और अपना जो प्रोडक्ट है उसको आप कंटिन्यू उसका क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल अराउंड इंप्रूवमेंट, जिसे काइजन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, कि हर तरह से आपको यह सोचना है कि कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं अपनी क्वालिटी में, जिसे आप काइजन मॉडल के नाम से भी जाना। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां रहता है, काइजन मॉडल का मतलब क्या होता है। काइजन मीन्स हो गया कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, क्वालिटी में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जो होता है वो काइजन मॉडल होता है। तो ये भी एक प्रिंसिपल है आपका, किसका, आपका ये जो डेमिंग का 14 प्रिंसिपल है उसमें से एक ये भी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आपका है इंस्टीट्यूटिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, जो चीजें नई नई चीजें आ रही है, कोई भी वैसा आपका एवोल्यूशन है, तो ये सारी चीजों को भी क्या है, ट्रेनिंग देना पड़ेगा।
नेक्स्ट है इंस्टीट्यूटिंग लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी भी जनरेट करना पड़ेगा लोगों में, अच्छे से एक आपका लीडरशिप का उसे एक रोल देना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से इन्वॉल्व होकर के वो काम को कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ड्राइविंग आउट फियर, मींस कोई ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय आपके डर डर के काम करे, उसके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, मैनेजमेंट को जो है सो एम्प्लॉय से बात करना चाहिए, जो भी चीजें हैं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो ऐसा यदि करते हैं तो आपका फियर नहीं रहता है ना, तो ड्राइविंग आउट फियर आपका आ गया है। नेक्स्ट है आपका ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स, आपका एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जो बैरियर है उसको नहीं होना चाहिए, है ना, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से मिल करके काम करना चाहिए। तो ये सारे बैरियर जो एक दूसरे के साथ है वो भी आपका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेटिंग आपका एग्जॉर्टेशंस, या तो कैसा है गेट रीड ऑफ अनक्लियर स्लोगन, क्या करना है ये इंप्लॉय को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कह क्या रहे हैं वो समझ क्या रहा है, स्लोगन्स आप जो दे रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो ये क्लियर होना चाहिए ताकि वो अपने कस्टमर से भी अच्छे से उस चीज को डील कर पाए और उसके दिमाग में भी वो चीजें क्लियर हो कि आखिर हमारा गोल क्या है। नेक्स्ट है कि एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी न्यूमेरिकल टारगेट्स, ठीक है, न्यूमेरिकल टारगेट्स नहीं देना चाहिए। एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्डर सिर्फ देने से काम नहीं चलता है, एक न्यूमेरिकल टारगेट कि आपको इतना वर्क जो है सो आपको आज कंप्लीट करना है, इतना वर्क आज आपको करना है, ये काम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा आप कर देंगे तो क्या होगा, वहां पे प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पे फुलफिल नहीं होगा। परमिटिंग प्राइड वर्कमैनशिप, प्राइड वर्कमैनशिप क्या होता है, यदि कोई वर्कर काम करता है या जो गोल अचीव करता है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करता है, तो उसका जो श्रेय है वो वर्कमैन को भी देना चाहिए, आपका इंप्लॉय को भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम सारे मिल करके किए, गोल हासिल हुआ, गोल अचीव हुआ ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका श्रेय आप इंप्लॉय को नहीं दे रहे हैं, वो इंप्लॉय के बीच में भी उस चीज का क्या सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो जाकर के आपका उसका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और फिर से वो इन्वॉल्व होकर के काम करेगा। नेक्स्ट आपका है इंकरेजिंग एजुकेशन, एजुकेशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, चीजों को नई नई चीजों है उसको सीखना पड़ेगा, तो इस प्रकार की चीजें की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और लास्ट है आपका एक्शन फॉर अचीविंग ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी चीजें जो इंप्लॉय को एक जगह से दूसरे जगह, कहने का मतलब हो गया कि यदि उसका लेवल अभी आपका ठीक नहीं है काम करने का, तो उसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करिए कि वो अच्छे से अच्छे आपको काम करके दे सके। तो ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, एम्प्लॉय का ट्रांसफॉर्मेशन भी होना जरूरी है। यदि ये सारी चीजों को आप करते हैं, ये जो आपका 14 प्रिंसिपल दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, डेमिंग के द्वारा जो दिया गया 14 प्रिंसिपल, तो आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो थिंकिंग है, वो आपका फुलफिल होता है। समझ में आ गया? यदि ये समझ में आ गया तो लास्ट टॉपिक आपका है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन किसका पार्ट है, यहां देखिए, ये जो कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, अभी बताया था ना कि इसमें दो कॉन्सेप्ट को देखा जाता है कंटेम्प्रेरी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, एक तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का और एक आपका लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया है, अब हम देख रहे हैं आपका लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि चीजों को ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा सीखने की कोशिश की जाती है, हमेशा उससे आगे जो है सो बढ़ने की कोशिश की जाती है। ऐसा यदि किया जाता है तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, as per the contemporary school of management, learning organizations is important because the present day organizations face continuous environmental and technological changes। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, अभी तो बताया मैंने, तो वो सारी चीजों को सीखते रहना है ना, नया नया जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सारी चीजों का ज्ञान लेते रहना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस का होता है। An organization cannot survive if it does not adapt itself to the dynamic competitive environment, which continue to be the biggest challenge faced by any organizations which want to grow। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, नई नई चीजों को, नए नए टेक्नोलॉजी को, नए नए जो भी आपका रिसर्च हो रहे हैं वो सारी चीजों को, तो इसके साथ आपको बढ़ना पड़ेगा। और ऐसा यदि करते हैं तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्सेप्ट पे आता है।
और ये किसका है? कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, कंटेम्प्रेरी आपका स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें से ये आपका सेकंड पार्ट है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। फर्स्ट हमने देख लिया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक है। A learning organizations may be defined as an organizations where all the employees take part in identifying and solving the problems that it learned something which it faces, ठीक है, and which permits the organizations to continuously enhance its capacity to grow and learn so as to achieve the organization's goal। यहां पे सारे एम्प्लॉय मिल करके उस कॉन्सेप्ट को, जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, मीन सीखने की चीजें हैं, वो करता रहता है, जो प्रॉब्लम है उसको फेस करता है, वो सॉल्व करता है एक दूसरे के साथ मिल करके, और ऐसे यूनिटी में जब काम करता है और चीजों को सीखता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है और आपका जो फाइनली गोल है उसे अचीव करता है, ये कॉन्सेप्ट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। Thus, a learning organization shall be organized from the angle of problem solving and not from the perspective of efficiency, and shall have a structure which is based on teamwork, employee who are empowered, and shall have an open information system। तो इसका और क्या, इसका हम कह सकते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक तो आपका हो गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जो और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्यों? क्योंकि आप चीजों को सीखते हैं, सीखते कैसे हैं? जो प्रॉब्लम आया उसको आप सॉल्व करते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का आपका यहां पे कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी चीज है कि आपका ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम मीन्स सारे एक दूसरे के साथ मिल करके करते हैं, आपका इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करते हैं? सीखते रहते हैं। तो इस तरह से चीजें जो है सो यहाँ पे लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में चलती है। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने? द मेजर कंट्रीब्यूटर टू दिस स्कूल्स ऑफ थॉट, पीटर सेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, पीटर सेंगे ने दिया, हैज डिफाइंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इन हिज बुक द फिफ्थ डिसिप्लिन। फिफ्थ डिसिप्लिन जो है ये इसकी बुक है, और इसी में इन्होंने लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बताया है। द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एज organizations where people continually expand their capacity to create a result they truly desire, where new and expansive pattern of thinking are nurtured, where collective aspirations is set free, and where people are continually learning to see द होल टुगेदर। यहां भी यह कह रहा है, अपनी जो बुक में ये कहा है वही चीजों को यहां पे भी बोल रहा है, जो अभी हमने लास्ट के स्लाइड में पढ़ा है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल क्या करते हैं? अपने आप को हमेशा एक्सपेंड करते हैं, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करते हैं, सीखते रहते हैं, जो चीजें हैं, नई नई चीजें हैं उस चीज को, और यही चीज यहाँ अपने फिफ्थ डिसिप्लिन जो बुक है पीटर सेंगे की, वहां भी उन्होंने यही चीज को बताया है। अब देखिए, The 5 principles of learning organizations are क्या है, जिसे आप पीटर सेंगेस मॉडल ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, है ना, क्योंकि 5 प्रिंसिपल्स को इन्होंने दिए हैं पीटर सेंगेज मॉडल ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, या तो आप 5 डिसिप्लिन्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। क्या है? तो पहला आपका है पर्सनल मास्टरी। पर्सनल मास्टरी मीन्स क्या होता है कि जब आप इंडिविजुअली लोगों को गोल जो देते हैं और वो इंडिविजुअली उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल समझ करके काम करता है ना, उसमें अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर करता है, शेयर करके वो क्या है चीजों को फिर सॉल्व करता है, तो पर्सनली मास्टरी होता है। मीन्स वो इंडिविजुअली सोचता है अपने गोल के बारे में, और जब इंडिविजुअली अपना गोल वो हासिल करता है तो कहीं नहीं कहीं क्या है, वो आपका बिजनेस का जो गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो भी हासिल हो जाता है। जब सारे एम्प्लॉय अपने अपने जो टारगेट्स है उसको पूरे करते हैं तो वो बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो भी पूरा हो जाता है। पर्सनल मास्टरी मीन्स क्या हो गया कि अपना इंडिविजुअली जो है सो वो चीजों को सोचता है और फाइनली वो बिजनेस का गोल अचीव होता है, ठीक है। शेयर्ड विजन मीन्स क्या है कि एक, जैसे देखिए ये सेकंड प्रिंसिपल है कि शेयर्ड विजन। शेयर्ड विजन में क्या है कि सारे लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं, इसमें कहीं ये पर्सनल बायस नहीं रहता है, एक दूसरे के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती है, और जब शेयर्ड विजन के रूप में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं, तो भी आपका क्या है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। ये आपका शेयर्ड विजन है, प्रिंसिपल जो है सो।
मेंटल मॉडल क्या है? मेंटल मॉडल मीन्स क्या है कि जो भी चीजें बताई गई है, जो चीजें इंप्लॉय को बताया गया उसका क्लियर होना चाहिए कि बोला क्या गया है, उसे कस्टमर से किस प्रकार से डील करना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। तो वो जब क्रिस्टल क्लियर होता है, चीजें जो भी बताया जाता है, तो यही आपका मेंटल मॉडल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका टीम लर्निंग। टीम लर्निंग मीन्स क्या होता है कि द टीम मेंबर्स हैव टू बी एवर विलिंग टू रिफ्लेक्ट एंड कंसीडर व्यूज ऑफ द अदर पीपुल एंड शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर टू फॉरगेट देयर पर्सनल वाइसेस फॉर क्रिएटिंग अ कोलैबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट। वही है कि कोई भी चीज है उसे मिल करके काम करता है, कोई भी चीज कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो पर्सनल बायसनेस को छोड़ करके वो उसे हेल्प करता है, एक टीम के रूप में काम करता है, टीम वर्क होता है। तो ये भी आपका एक फोर्थ प्रिंसिपल में से आता है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम थिंकिंग। सिस्टम थिंकिंग मीन्स क्या होता है कि द आइडिया ऑफ सिस्टम थिंकिंग इनविसेजेज दैट एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड। अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लीजिए एचआर का है, मार्केटिंग का है, आपका फाइनेंस है। तो ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक करके चलता है, तभी जा करके आप एक अच्छे गोल को हासिल कर सकते हैं। तो ये आपका सिस्टम थिंकिंग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। आप ध्यान रखिएगा, किसने दिया था? पीटर सेंगे ने दिया था। इसके 5 मॉडल कौन कौन से हैं? तो आपका पर्सनल मास्टरी है, शेयर्ड विजन है, मेंटल मॉडल है, टीम लर्निंग है और सिस्टम थिंकिंग है। यदि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, आप कमेंट करके बताइए कि कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कहां प्रॉब्लम है, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, वो भी कमेंट करके बताइए, तभी आपको मैं जो भी कंफ्यूजन है उसे फिर से मैं दूर कर पाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, आज यही रखते हैं हम, नेक्स्ट के पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट के वीडियो में।